से भी 2025 अच्छा साल रहा नहीं। इसलिए नहीं कि पीएम इंटर्नशिप योजना फ्लॉप हो गई। जितनी बड़ी हेडलाइन छपी उस हिसाब से लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिली। इसलिए भी नहीं कि इस साल $1 91 का हो गया, या इसलिए भी नहीं कि सोना इतना महंगा हो गया कि लोग शादियों में कम खरा सोना गिफ्ट देने लगे। क्या करेंगे जानकर कि भारत में मिडिल क्लास गरीबों से जिंदगी जी रहा है, टैक्स दे रहा है, दिए जा रहा है, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। 2025 के साल में कुछ था भी नहीं। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। ना तो 2014 का सपना था, ना 2019 की गरज। लोग थक गए, जमाई देने लगे। क्या करें, कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। चलने दीजिए जैसा चल रहा है, जाने दीजिए जो जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश किया उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी ने सवाल पूछा, जवाब यही मिला। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रहा है। 6 महीने बीत गए, साल खत्म हो गया, 170 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन हम और आप नहीं जानते दुर्घटना कैसे हुई। 2025 में 2 लोग, यही 2 लोग 75 के हो गए, लेकिन दोनों लोगों ने मार्गदर्शक मंडल की पात्रता को बेकार कर दिया, उस तरफ जाने से इनकार कर दिया। जिस किसी को उम्मीद थी कि 2025 में 75 के होने पर कुछ होगा, उन सबको बहुत बुरा झटका लगा। दोस्तों नमस्कार। रवीश कुमार जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, और जो वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर चलाया है और जिस तरह से उन्होंने इस वीडियो को एडिट किया है, दोस्तों ये वीडियो में वो साफ बता रहे हैं कि जिस तरह से भारत का 2025 जिस तरह से गुजरा है और जो घटनाएं भारत के अंदर हुई हैं उसका काला चिट्ठा लेकर सामने आए हैं और लोगों को जागरूक कराने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों हम ये वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो को आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेके अंत तक, और नरेंद्र मोदी के इस 2025 साल में क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ, किस तरह से वोट चोरी को लेकर के इलेक्शन कमीशन को किस तरह से राहुल गांधी ने तंज कसा, और तमाम सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उल्टा वंदे मातरम की बहस में विपक्ष ने आरएसएस को घेर लिया, पूछने लगा आप कहां थे। आपके 100 साल में 2025 से 47 के बीच 22 साल होते हैं। उन 22 सालों में आप आजादी की लड़ाई में कहां थे? जवाब तक देते नहीं बना। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए। उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। 22 साल का हिसाब आरएसएस के पास नहीं था, जबकि 20 साल के भीतर, अपनी स्थापना के 20 साल के भीतर बीजेपी की कई जगहों पर सरकार बन गई थी। मगर आरएसएस अपने 100वें साल में देश को नहीं बता सका आजादी की लड़ाई में उसका क्या योगदान है। हो सकता है बताने दिखाने के लिए कुछ होगा भी नहीं। सरकारें बनाई हैं और उन सरकारों की क्या हालत है, गोदी मीडिया और आपसे बेहतर कौन जानता है। सरकारों का काम अच्छा होता तो क्या प्रसार भारती को, करली मैडम को 6 करोड़ रुपए देकर सड़कों और रेल पर वीडियो बनवाने पड़ते? बताइए, सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन दिया गया होगा गोदी मीडिया को, 2014 से मिल रहा है। उनको अगर यकीन होता कि सड़कों और रेल की कोई क्रांति आई है तो खुद से वीडियो नहीं बना देते। मगर कितने लोग प्रसार भारती के चैनल पर इस वीडियो को देखेंगे जिसके लिए 6 करोड़ रुपए इन्फ्लुएंसर को दिए गए? गोदी मीडिया वाले बेहोश हो गए होंगे कि बिजनेस का यह मॉडल उनके हाथ से कैसे निकल गया। इसीलिए हमने कहा भूल जाइए, 2025 भूल जाइए। प्रोपेगेंडा होता रहा, उससे कुछ हुआ नहीं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ,
भारत ने भी हमला किया, लेकिन नतीजे को लेकर बहस हो गई, सवाल उठ गए, भारत के विमान मार गिराए गए। इसे लेकर भारत के बाहर से खबरें आईं। सरकार के सैनिक अधिकारियों ने इशारों में पुष्टि कर दी, फिर दबाव पड़ा होगा तो खंडन कर दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर का क्या नतीजा निकला, भविष्य में इस सवाल पर विचार विमर्श किया जाता रहेगा। शायद यही कहना चाहते थे कि आज किसी को पता नहीं, आने वाले कल में शायद पता चल जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या। इसीलिए 2025 को भूल जाइए। लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी बात भूलने के लिए कह रहे हैं, क्यों? कितने लोग मर गए कोरोना से? सरकार के आंकड़े कुछ और उन दावों से अलग आंकड़े कुछ और। 20 लाख लोगों के मरने के दावे छपते रहे, इस तरह की रिपोर्ट आती रही। लोगों ने भुलाया नहीं, भुला दिया। कोरोना के समय जो तबाही हुई, जनता भूल गई। जिस वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो छपता था, उससे निकला क्या? लोग तो उसे भी भूल गए। लोगों को यह भी भूलना पड़ेगा कि इंडिगो ने 2025 में लाखों यात्रियों को पैदल कर दिया, उतार दिया। वे एयरपोर्ट पर भटकते एंड बिलखते रहे, उसे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ा खर्चा हुआ इंडिगो का अखबार में विज्ञापन देने में कि वी आर सॉरी। बस हो गया। जो लोग G20 को भूल गए, जिसका पोस्टर गांव गांव में लगा, कस्बों में पानी की टंकियों पर लगा, थानों के बाहर लगा, किसी को बात करते देखा क्या आपने कि G20 में भारत जो सुपर पावर बन गया था, वो ऑपरेशन सिंदूर के समय कैसे दिख रहा था? क्यों सांसदों के दल को 30 से अधिक देशों में भेजना पड़ा, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े? लोग भूल गए तो 2025 भी भूल जाइए। अगर नहीं भूलेंगे तो यही सब याद आता रहेगा। ट्रंप ने कितनी बार कहा सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया। भारत की घोषणा से पहले ट्रंप ने बताया सीज फायर होने वाला। एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पाए। उल्टा ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी लाद दिया। 2025 में इसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए 2025 को भूल जाना ठीक रहेगा, क्योंकि याद करेंगे यही सब याद आएगा। ट्रंप जहां जहां जाते थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां वहां जाना बंद कर दिया। यह सब आप भूल सकते हैं, लेकिन इसे नहीं भूल सकते कि 2025 में भारत में लोकतंत्र का पहला और आखिरी भरोसा ध्वस्त हो गया। चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त थर्ड क्लास शायरी सुनाकर देश को पका गया। रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। किसी ने कहा तक नहीं कि इस मिट्टी में इतने बड़े बड़े शायर हुए। आप चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठकर थर्ड क्लास शायरी सुनाकर किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? उन्हीं के समय महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए, जिसे लेकर अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए। 2025 का साल वोट चोरी का साल है। अगर इस साल का कोई चेहरा है, वोट चोर है। कितने आरोप लगे, मगर जवाब आया नहीं। वोट चोरी का मामला संसद भी पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप वोट चोरी के हिसाब से 2025 को देखेंगे तो आपको डर जाना चाहिए कि जिस लोकतंत्र में आप हैं वो कब तक है और कितना बचा है। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अब तो आपके वोट के लिए लड़ने वाले जगदीप छोकर साहब भी दुनिया छोड़ गए हैं। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में हमें 2025 में क्या सहूलियत मिली थी और क्या सहूलियत हमें मिलना चाहिए था? क्योंकि 2025 तो निकल गया और 2025 के जाने के बाद अब हमें 2026 का स्वागत करना है। लेकिन दोस्तों, 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत कुछ बदलाव हुआ है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तमाम हमले हुए और दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ और कई जगह जो है कि एयरक्राफ्ट को लेकर के तमाम तरह की बातें न्यूज़ के जरिए हम लोगों ने सुना। लेकिन क्या उस पर, जिस तरह से रवीश कुमार ने बताया कि क्या उस पर कोई पुख्ता सबूत अभी तक गवर्नमेंट दे पाई है या जनता के सामने रखी है? तो रवीश कुमार ने साफ बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 2025 में जो चली है, 2026 में कितना हमारे लिए बेहतर हो सकती है? तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि क्या
नरेंद्र मोदी की सरकार आगामी समय के लिए किस तरह से हमारा सहयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।